चुनाव मैदान में उनका स्वागत होना चाहिए, चाहे वो पार्षद के उम्मीदवार हो, चाहे उप महापौर के हों, चाहे महापौर के हों। एक बार जब ये चुन लिया गया तो अगर कोई सड़ा गला भी पहुंच गया ना तो 5 साल तक वो बदला नहीं जाएगा। हमारे साथ मौजूद है हमारे स्टूडियो में उप महापौर के प्रत्याशी अमरेंद्र कुमार सिंह जी। हम डायरेक्ट उनसे बात करेंगे और बताएंगे कि क्या है उनका एजेंडा, क्या है उनका ब्लूप्रिंट, कैसे लड़ेंगे वो चुनाव, क्या देंगे जनता को सहूलियत। तो सर, सबसे पहले स्वागत है आपका फाइनल पोस्ट में। मैं भी आपको आपके चैनल के सभी साथियों के साथ स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और ये मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे इस लायक समझा और अपने स्टूडियो में मुझे बुलाया। आजकल समाजवाद के जरिए जो लोग राजनीति करते हैं और उन पर पूंजीवाद प्रभावशाली होते जा रहा है जी, तो हम लोग समाजवाद के रास्ते से चलने वाले लोग हैं। तो हम तो निश्चित रूप से चाहेंगे कि आज समाज को समाजवाद के रास्ते की ज़रूरत है। पूंजीवाद तो आते रहते हैं और जाते रहते हैं, लेकिन समाजवाद के अंदर जो सोच रखने वाले लोग हैं और जो समाजवाद को जीने वाले लोग हैं, वही समाज को जिंदा रखने का काम। हम यहाँ समाजवाद और पूंजीवाद के बीच में एक देखेंगे कि राजनीतिकरण होते जा रहा है, लेकिन आपको पता है कि महापौर और उप महापौर का जो भी पद है वो अराजनीतिज्ञ है, लेकिन इसका राजनीतिकरण हो रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? आप देख रहे होंगे खुल के राजनीतिकरण इसका हो रहा है, अपने अपने खेमे के लोग उतर रहे हैं, अपने अपने पार्टी के लोग उतर रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये पार्टी लेवल का तो चुनाव नहीं है जी। मैं भी किसी न किसी दल से संबंध रखता हूँ जी। और मैं पूरे बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के बिहार का सचिव हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर आज आप देख रहे हैं कि जनता को इतनी बड़ी सौगात मिली है कि आज जनता अपने वोट से मेयर और उप मेयर, तो बहुत बड़ी बात है। लोगों को इसका अंदाजा नहीं लग पा रहा है कि बहुत बड़ी बात है कि जनता डायरेक्ट मेयर और उप मेयर। मैं उसी की तरफ आपको ले चलना चाहता हूँ। तो वहाँ पूंजीवाद का जो बहुत बड़ा खेल खेला जाता था, उसको पूंजीवाद को दूर कराने का काम जिस शख्स ने कराया, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर आज आपके वो चैनल में व्यक्ति खड़ा है और इंटरव्यू दे रहा है। और मेरा अथक प्रयास रहा और माननीय मुख्यमंत्री जी को आज मैं बधाई देना चाहता हूं, नीतीश कुमार जी को, जिन्होंने मेरी बात को सुनी, समझा और उस पर अमल किया। और मुझे याद है कि जब मैंने उनसे इस बात को कही तो उन्होंने कहा कि देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। ऐसे भी वो मृदुभाषी के साथ साथ कम बोलने जाने वाले लोगों में उनकी गिनती होती है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि इस पर पहल कर कैबिनेट से पास कराकर और आज जनता को इसका सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि जनता स्वयं मेयर और उप मेयर आज चुनने के लिए तैयार है। तो आते हैं अब जनता पे। अब जनता की बात आपने कर दिया है तो जनता पे आते हैं। जनता को अब नगर निगम में बहुत सारे चीज़ सुविधाएं बढ़ेंगे, तो सुविधाओं के साथ साथ बहुत सारे पैसे और कर भी बढ़ेंगे। उसके लिए जनता मतलब बार बार सवाल उठा रही है कि क्या होगा उस कर का, कब तक मिलेगा सुविधा और कैसे कर बढ़ाएंगे, कैसे इस नगर निगम का विकास करेंगे। अच्छी बात कही आपने। सबसे पहले तो हम आपको विकास की ओर लेकर चलना चाहते हैं, क्योंकि अभी मोतिहारी नगर परिषद जो अभी नगर निगम में परिवर्तित हुआ है जी, उस नगर परिषद का सबसे पुराना पार्षद होने के नाते, वरीय पार्षद होने के नाते मैं इस बात को आपको बड़े इत्मीनान से बताना चाहता हूं कि देखिए, आज यहाँ की जनता पूरी स्वच्छता पर खुश नहीं है जी। आज जितनी लाइटें जलनी चाहिए, जितना प्रकाश हमको मिलना चाहिए, चौक चौराहे पर मास्क लाइट लगना चाहिए, उतनी व्यवस्था हम नहीं दे पाए हैं जी। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ जल निकासी की जो प्लान बनाए जाते हैं और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की बात कही गई पिछले कई कालखंडों में, पिछले कई बैठकों में नगर परिषद के अंदर ये बातें आई थी। लेकिन देखिए, प्लानिंग कर लेना और प्लानिंग कर उनको कागजी जामा पहना देना, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम उसको अमली जामा पहना दिए। उसका मतलब हम सीधे तौर पे आपको बताना चाहते हैं कि जो व्यवस्थाएं हैं आर्थिक रूप से जितनी उपलब्धता नहीं होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाती है नगर परिषद को।
तो वो बहुत सारी व्यवस्थाएं, जनता चाहती है कि हमें और साफ सुथरी सड़क मिले, हमें और ड्रेनेज की व्यवस्था व्यवस्थित मिले, जनता चाहती है कि भाई हर एक चौक चौराहे पे मास्क लाइट लगे, चंपारण के जो विभूति हैं उनके नाम पर तोरण द्वार बने शहर के चारों तरफ। मतलब आपका कहना चाह रहे हैं कि आपका ब्लूप्रिंट है, आप इसी तरीके से इस पे काम करेंगे। और तो जब हम बेहतर सेवा देंगे तो बेहतर सेवा शुल्क भी लेंगे जी। ये स्वाभाविक है। देखिए, हम जो कपड़ा पहने हुए हैं, हमारे कुर्ते और पैजामे का जो कॉस्ट है ये 700 रुपये का कुर्ता पैजामा का कॉस्ट है। और बहुत सारे, हम नाम तो नहीं रखेंगे, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा शौकीन मंद लोग हैं, वो लोग पहनते हैं, लेकिन उनका कपड़ा जो है 7,000 से ऊपर का हो जाता जी। है। यहाँ पे रोकेंगे 1 मिनट के लिए। आपने कहा कि सुविधा देंगे तो कर लेंगे, लेकिन अब आप ये समझ लीजिए कि जो नगर परिषद नगर निगम का जो क्षेत्र वो बढ़ गया है, बिल्कुल, ग्रामीण क्षेत्र भी उसमें इंक्लूड हो गए हैं, बिल्कुल। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र को तो वो सुविधा अभी तुरंत नहीं मिल पाएगा। उसके लिए आपके पास क्या ब्लूप्रिंट है? जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी ग्रेडिंग होती है जी। सभी जगहों की एक ग्रेडिंग होती है। कौन सा एरिया आपका पूर्ण रूप से डेवलप है, कौन सा एरिया आधा डेवलप है, कौन सा एरिया पूरा का पूरा अभी डेवलपमेंट खोज रहा है, तो उसकी ग्रेडिंग होगी। ABCD करके उसकी टैक्सेशन की ग्रेडिंग होती है। अच्छा। और ये मैं आपको पूरे इत्मीनान के साथ बताना चाहता हूँ आपके चैनल पर कि अगर मैंने 4 मंजिला मकान बना लिया है जी। और मेरे मकान में 10 AC लगा हुआ है जी। और मेरे मकान पे आने जाने का अप्रोच रोड सही है, वहाँ प्रकाश की व्यवस्था व्यवस्थित है, वहाँ स्वच्छता की व्यवस्था संपूर्ण रूप से दिखती है, आपके ड्रेनेज की व्यवस्था व्यवस्थित है, तो थोड़ा तो हक बनता है कि आप जब इतने सुविधा भोगी हैं तो थोड़ा टैक्स तो बढ़ना निश्चित रूप से लाजमी है। ये नेचुरल चीज़ें हैं। उसी को मैं बता रहा था कि मैं उसी कुर्ता पैजामा को 700 रुपये के कपड़े का पहना हूँ, आज उसी को लोग 7,000 का पहनते हैं। देखिए, ये आपने मंत्रोच्चारण में हिंदू संस्कृति में भी जाना होगा और सुना भी होगा कि ये तन रक्षा करने का और तन को ढकने का एक ये समझिए कि कपड़ा जो है एक साधन है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब उसमें हम बहुत सुविधा खोजेंगे, उसके बहुत टॉप क्लास के ग्रेडिंग को जाएंगे, तो थोड़ा तो कॉस्ट, आप जब कुर्ता 7,000 का पहन सकते हैं, 20 लाख की गाड़ी पे चल सकते हैं, तो थोड़ी सी नगर परिषद को सुविधा देने में तो कोई इतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन वो लोग जो अभी अभी गांव से जुड़े हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र हमारा आया है, जो रूरल एरिया जो अभी आया है हमारे इलाके में, जिनके वजह से हम नगर निगम का रूप धारण किए हैं, उनका D क्लास का ग्रेडिंग रहेगा ना भाई। और जब तक हम लोग अच्छी सुविधा उनको नहीं देंगे तो फिर C क्लास, फिर और बेहतर सुविधा देंगे तो B क्लास। और जब उनको हम शहर के गांधी चौक पर जैसी व्यवस्था है, व्यवस्थित व्यवस्था जब पूर्ण रूप से उनको मिलने लगेगी तो वो स्वतः आपको A क्लास का टैक्सेशन देने लगेंगे, स्वतः। अच्छा, एक बात बताइए, ग्रामीण क्षेत्रों का मैं भी रहने वाला हूँ, मेरे यहाँ आज भी चैता गांव में, मैं पकड़ीदयाल प्रखंड के चैता गांव का रहने वाला हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मेरी जन्म धरती मोतिहारी जरूर है जी, लेकिन मेरा पुश्तैनी आज भी जमीन जायदाद वहीं पे है जी। तो जो चैता का जमीन है, मेरे गांव का जमीन है, आज भी 50,000 रुपये कट्ठा है। और शहर का अगर मेरे पास 3 कट्ठे का जमीन है तो मैंने लिखा है आपको, जब पर्चा भरने का काम किया तो मैंने ब्यौरा दिया कि साहब मेरे पास अचल संपत्ति 1.5 करोड़ की है, लेकिन वही अचल संपत्ति, वही प्रॉपर्टी जो 1.5 करोड़ की आज है, जहां सुविधा पहले नहीं थी, तो हमने सुना है कि वो लगभग 6,000 और 7,000 रुपये की खरीदारी की गई थी मेरे पिताजी के द्वारा जी। तो जब वहाँ सुविधा बढ़ेगी तो उसका वैल्यूएशन भी तो बढ़ेगा, अब प्रॉपर्टी टैक्स भी बढ़ेंगे। बिल्कुल 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 स्वाभाविक है। आपकी संपत्ति का, अगर आज आपकी संपत्ति का 5 रुपये कोई प्राइस अगर लगाता है और 5 साल के बाद वो संपत्ति आपकी 50 रुपये की हो जाती है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप अपनी संपत्ति का 10 गुना जो वैल्यूएशन ले रहे हैं और उसको सेल कर रहे हैं, सेल करने की ज़रूरत के हिसाब से, तो उसका टैक्सेशन भी तो थोड़ा देना लाजमी है और देना चाहिए जी। तो मतलब ये कह रहे हैं कि मतलब सुविधा बढ़ेगी तो टैक्स भी बढ़ेगा। अब आते हैं बात आधी आबादी पे।
आधी आबादी पे सुविधा के तौर पर एक सामान्य मैं फॉर्मूला और सामान्य उदाहरण देता हूं। हमारे मनोज भाई हैं जी, ये चलते हैं स्लीपर में, लेकिन इनके बच्चे एसी में चलते हैं। तो जो एसी में चलेगा उसको तो एसी का पैसा देना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आप भी प्लेन से जाएंगे किसी का इंटरव्यू लेने दिल्ली, तो प्लेन का भाड़ा तो आपको हजूर बियर करना ही पड़ेगा। ये भाई जो जब सुविधा लेंगे तो सुविधा शुल्क भी आपको देना पड़ेगा, सीधी सी बात है। मतलब सुविधा लेंगे तब सुविधा शुल्क, मतलब इनका कहना है कि पूर्ण रूप से सुविधा देंगे तभी सुविधा शुल्क लेंगे। अब बात करते हैं आधी आबादी पे, महिला जो है 50% आधी आबादी की बात करते हैं, उनके लिए क्या ब्लूप्रिंट है आपके पास? वो क्यों आपको वोट देंगे? ये मतलब क्यों दे आपको वोट? इसके लिए आपके पास क्या ब्लूप्रिंट है महिलाओं के लिए? हमको तो लगता है कि महिलाओं के लिए जो काम माननीय मुख्य, क्योंकि मैं किसी दल से आता हूँ जी, इसलिए मुझे परहेज नहीं करना चाहिए। लेकिन सर ये तो और राजनीतिज्ञ है ना सर, ये सही है जी। अच्छा एक बात बताइए, ये गैर राजनीतिक आज जो बातें चल रही हैं, आप देखिए ना, आज जो चुनाव हो रहा है उसी में कई लोग कह रहे हैं कि हम अमुक दल से समर्थन प्राप्त। नहीं तो मैं पहले पूछा हूं कि ये और राजनीतिज्ञ में भी राजनीतिकरण जो हो रहा है उसका क्या होगा? लाभ होगा, नुकसान होगा, लोगों को क्या होगा? लेकिन ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए ये जो विषय है, बड़ी अच्छी बात आपने कही। जो लोग जिस दल से संबंध रखते हैं, अब मैं जनता दल यूनाइटेड से, मैं अपने ऊपर उदाहरण लेना चाहता हूँ। मैं जनता दल यूनाइटेड से संबंध रखता हूं, मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को फॉलो करता हूं, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के कई लोग लड़ रहे हैं जी, वही मेयर में भी और उप मेयर में। तो मान लीजिए मैं अकेला लड़ रहा हूं, लेकिन मेयर में कई साथी लड़ रहे हैं। अभी बताइए ना कि अगर दल से संबंधित यह चुनाव होता, दल से संबंधित, तो क्या मेयर के जनता दल यूनाइटेड के कई साथी चुनाव लड़ते क्या? तो मतलब हमको कहना है कि ये जो राजनीतिकरण का जो जामा इसको पहनाया जा रहा है वो वोट के लिए पहनाया जा रहा है क्या? कि उस दल के जो सपोर्टिव लोग हैं वो वोट देंगे? भैया बहुत अच्छी बात कही आपने। एक चीज और बताइए हमको, सिंबल है क्या पार्टी का? जी नहीं, सिंबल तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो जब अगर सिंबल नहीं है तो फिर ये कहना, मैं तो कह नहीं रहा हूं कि मैं जनता दल यूनाइटेड का उम्मीदवार हूं। जी नहीं, जी नहीं। और सारी चीजों को मैं अपने ऊपर इसलिए कह रहा हूं कि किसी के ऊपर और किसी का नाम रखने से अच्छा है कि व्यक्ति स्वयं अपना उदाहरण स्वयं बने। चश्मा छाप है और ईवीएम के चौथे बटन पर है, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरे लिए प्रायोरिटी भी स्वच्छता है। बिल्कुल। और पूरे देश के बड़े से बड़े लोगों ने एक आइडियल गांधी जी के मिरर को, चश्मे को स्वच्छता का प्रतीक माना है। और मैं अपने हाथ से आज भी झाड़ू लगाता हूं। वरीय पार्षद होने के नाते मैं ये बात आपको, बहुत लोग शर्म से ये बात नहीं कहेंगे, अब देश के प्रधानमंत्री जी ने झाड़ू लगाया, एक संदेश दिया स्वच्छता के लिए। मतलब आप भी वो संदेश देना चाहते हैं? मतलब आप कहना चाहते हैं कि हमारा जो चुनाव चिन्ह है वो स्वच्छता का है? करता हूं, उस काम को करता हूं। जी। अगर हड़ताल हो जाता है ना नगर परिषद में, तो मैं कूड़ा भी उठाने का काम करता हूं। सब जगह तो नहीं उठा सकता, लेकिन जितना ही काम करता हूं उसको एक सोशल मीडिया के जरिए, आपके जरिए लोगों में संदेश देना चाहता हूं कि भाई इस काम को आप स्वयं कीजिए। एक छोटी सी बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कलकत्ता में एक अधिवेशन चल रहा था और महात्मा गांधी जी उस समय कांग्रेस में हुआ करते थे, और कार्य का रूप स्वरूप तैयार था और उसमें वितरण किया जा रहा था कौन सा काम कौन लोग करेंगे जी। अब उसमें विनोद भैया क्या करेंगे, मनोज भैया क्या, मैंने सब लोगों का काम बांटा जा रहा था। जब गांधी जी की बारी आई तो गांधी जी ने कहा कि जितने लोग अधिवेशन में आएंगे कलकत्ता और वो शौच करेंगे, मैं उस शौच को सफाई करने का काम। इतना बड़ा स्वच्छता का संदेश बापू ने दिया देश और दुनिया को। आज उनका जो एक मिरर है, चश्मा है, वो पूरे देश और दुनिया के लिए स्वच्छता का प्रतीक है। आप देखते होंगे, चाहे देश के प्रधानमंत्री बात करें, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी बात करें, कोई बात करे, और स्वच्छता का जिला पदाधिकारी अशोक सर भी अगर कोई बैनर लगवाते हैं कहीं भी, तो सबसे पहले चश्मा दिखता है। तो मेरे लिए तो ये सौभाग्य की बात है कि मैं भी स्वच्छता के लिए आइडियल वर्क करता हूँ और मुझे भी चश्मा का चिन्ह मिला है। सर ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम आते हैं वहीं फिर आधी आबादी वाले बात पे कि आधी आबादी के लिए क्या करेंगे? बिल्कुल, आधी आबादी के लिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो किया है उस काम को हमको और मजबूती प्रदान करना है।
और मजबूती प्रदान तभी हो पाएगा जब उस पर ईमानदार पहल हो और ईमानदार कोशिश हो। अब छोटे छोटे समुदायों के अंदर छोटे छोटे उद्योग धंधे को स्थापित करना, और नगर परिषद ने किया भी है, छोटे छोटे लोगों को रोजगार के लिए, जैसे मोमबत्ती बनाने का काम, अगरबत्ती बनाने का काम, इन सभी कार्यों के लिए नगर परिषद प्रशिक्षण और प्रशिक्षण के हिसाब से उनको सम्मान पत्र, और सम्मान पत्र के हिसाब से आज हम वादा करते हैं कि आने वाले समय में हम लोग जो ये काम छोटे स्तर पर किया करते थे अब बड़े स्तर पर करेंगे। चुनाव मैदान में उनका स्वागत होना चाहिए, चाहे वो पार्षद के उम्मीदवार हो, चाहे उप महापौर के हों, चाहे महापौर के हों। और ये बड़ी अच्छी बात है कि लोगों का अट्रैक्शन जो है ये सोशल वर्क की तरफ हो रहा है। मतलब आप जो आपके 24 प्रतिद्वंदी हैं उनको मतलब आप स्वागत कर रहे हैं? सबका स्वागत है, सबका, और बड़े सहस्र हृदय से स्वागत है। लेकिन हम उनसे कहना चाहेंगे कि चुनाव समाप्त होने के बाद आप सामाजिक कार्यों से अपना नाता नहीं तोड़ें। कि एक बार जब ये चुन लिया गया तो अगर कोई सड़ा गला भी पहुंच गया ना तो 5 साल तक वो बदला नहीं जाएगा। और जो बेहतर करना चाहिए, जो पॉजिटिव काम होना चाहिए, वो पॉजिटिव काम नहीं हो पाएगा। चलिए, तो आप देख रहे थे कि इनका कहना था कि बेहतर चुने, अच्छा चुने, ताकि आपको आगे का जो संकल्प है, जो आगे का बदलाव है नगर निगम में, वो हो सके। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके पूरे चैनल परिवार को और अपने सभी इष्ट मित्र, दोस्तों और साथियों को जो हमारे साथ लगे हुए हैं, और सबका संकल्प है और सबने दृढ़ निश्चय किया है, और जनता भी कह रही है कि अमरिंदर जी इस बार 20 के पार, यानी 20,000 से मैं आपसे आज इस चैनल में और आपके सभी साथियों के सामने वादा करता हूं कि मेरी जीत जो होगी वो एक लोगों के लिए आइडियल जीत होगी, और लोग सोच नहीं पाएंगे कि व्यक्ति इतना वोट पा कैसे गया। चलिए, ये बहुत बड़ी बात है कि ऐतिहासिक जीत होगी, ये कह रहे हैं। अब क्या होगा देखेंगे चुनाव बाद, तब तक के लिए देखते रहिए फाइनल पोस्ट। हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद।